हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। साथियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग एनडीए सितंबर 2022 का मैथ पोर्शन का सोल्यूशन देख रहे हैं। उसी क्रम में आज का भी वीडियो भी हम लोगों का मैथ पोर्शन के सोल्यूशन का ही है। अभी अब तक हम लोग इस पर 4 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर आसानी से दे सकते हैं। और आज के जो वीडियो है उसमें भी हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके पोर्शन को सोल्यूशन के रूप में देखेंगे। अगर आप एनडीए के या एयरफोर्स या डिफेंस में जाने के लिए एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग सीरीज डी का देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि 3 फेयर डाइज आर टॉस्ड वन, यानी कि 3 जो है अनभिनत पासे हैं उनको एक बार उछाला जाता है और पूछ रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन पर जो नंबर शो हों वो एपी में हो। यानी कि अगर 3 पासे उछाले जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 76, 3 पासे उछाले गए हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? टोटल पॉसिबिलिटीज यानी कि एक पासे पर 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो 6 × 6 × 6 यानी कि हो गया 216। ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जो उस पर जो है डाइस पर जो शो हो तीनों पासों पर वो क्या हो? एपी हो। तो ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती हैं कि जो पासे हों वो एपी का सीरीज बना रहे हों? जैसे 1 2 3 आ जाए, ठीक, 2 3 4 आ जाए, या 3 4 5 आ जाए, या 4 5 6 आ जाए। ठीक है। यानी कि देखिए इनसे ये सब जो 3 के अच्छा लिखे हमने, ये सब क्या एपी में है। ठीक, सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 1 का है, सार्वंतर 1 1 का है। अच्छा, ये तो 1 1 का हो गया। और क्या आ सकता है? जैसे आ जाए 2 4 6 आ जाए, या 3 1 3 5 आ जाए, या 1 3 और 5 आ जाए। ये देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज जो क्वेश्चन से आपसे रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो एनी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ए = एनी अपॉन एन एस के अकॉर्डिंग। तो एनी हो गया 6, एन एस हो गया 216, यानी कि आ गया 136। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। देखिए पी ए दिया गया है 0.5, पी बी है 0.7, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया गया और आपको ये 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि इनका सम निकालना है। तो देखिए अगर हमको पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन पी पता है तो हम लोग आसानी के साथ पी ए यूनियन भी निकाल सकते हैं। पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता था? पी ए और प्लस का पी बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ माइनस होता है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 0.5, पी ए बी है 0.7, माइनस का 0.3, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की आपको सिंपल सी वैल्यू में, पी ए यूनियन बी की वैल्यू मिल गई आपको आसानी के साथ 0.9। ठीक है। अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट है? पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। देखिए पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है पी ए यूनियन बी का होल बार। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार = पी ए यूनियन बी का होल बार। और पी ए यूनियन बी का होल बार मतलब 1 माइनस का पी और ए यूनियन बी। वह ए यूनियन भी देखिए आप लोग ने निकाल ही चुके हैं। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस का 0.9, डेट इज का 0.1 आ गई। ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है आपको? आपको निकालना पी ए बार इंटरसेक्शन बी। तो अगला जो टर्म है वो निकालना है आपको पी ए बार इंटरसेक्शन बी। इसको आप लिख सकते हैं और पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए पी बी की वैल्यू कितनी है? 0.7 है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.3 है। तो 0.7 और माइनस का 0.3, डेट इज 0.4। उसके बाद आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी बार। पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.3, तो 0.5 माइनस का 0.3, डेट इज का 0.2। देखिए तीनों वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया। आप लोगों को क्या चाहिए था? इन तीनों का सम चाहिए था। तो ये है आपके पास 0.1 प्लस का 0.4 और प्लस का 0.3, इसलिए रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0.1 और प्लस 0.4 और प्लस 0.2, डेट इज 0.7। यही आपका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 78 कहते हैं 5 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक 4 पर टेल आने की क्या प्रैक्टिस। देखिए अधिक से अधिक 4 का मतलब 1 पर भी ना आए, 1 पर आ जाए, 2 पर आ जाए, 3 पर आ जाए, मैक्सिमम 4 का मतलब 4 से ज़्यादा ना आने, यानी कि 5 पर टेल नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एट मोस्ट यानी कि अधिक से अधिक 4 पर टेल आ जाए, अधिक से अधिक 4 पर टेल हो, 4 पर टेल। इसका मतलब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, अधिक से अधिक 4 पर टेल मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से सभी पर टेल आ जाए, इसको हटा दीजिए, सभी पर टेल। एक पर अधिक से अधिक 4 का मतलब एक में से अगर टोटल को हटा देंगे तो आप पास जो A0 1 2 3 4 ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं उसकी आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो आ जाएगा 1 माइनस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 5 पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 5, दैट इज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि 3 पासे फेंके जाते हैं, ठीक 3 पासे फेंके जाते हैं, उन पर जो नंबर्स आए उनका जो सम हो वो क्या हो, 15 या 15 से ज़्यादा हो। देखिए 3 पासों पर मैक्सिमम 18 आ सकता है, यानी कि पहले पर भी 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 और तीसरे पर भी 6, तीनों पर 6 आ जाएगा तो सम कितना बन जाएगा, 18 मैक्सिमम तक पहुँच सकता है। अब 15 से 18 तक में कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 4 की 15 भी आ सकता है उनका सम, 16 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया जोड़ 15 या 15 से अधिक आ जाए। अब देखिए 15 कब आ जाएगा, जब तीनों पर 5 आ जाए, या 1 पर 3 आ जाए, 2 पर 6 आ जाए, या 1 पर 4 आ जाए, 1 पर 5 आ जाए, 1 पर 6 आ जाए। इन सब को अगर हम लोग करेंगे तो 15 आपका एडिशन बन जाएगा। ये भी देखिए 16 कब बनेगा, क्योंकि 1 पर 4, 2 पर 6, 1 पर 5, 2 पर 5, तीसरे पर 6, ये आपका 16 हो जाएगा, 6 17 है 18। अब इसमें देखिए कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए 5 5 5 केवल एक ही पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि तीनों पर एक ट्रिपलेट आ जाए, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 1 आ गई। 3 6 6 3 6 6 का मतलब क्या होगा कि पहले पर 3, दूसरे पर 6, तीसरे पर 6। इसको अगर आप पलट के लिखेंगे ना तो टोटल कितनी बन सकती है, टोटल 3 पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएंगी। फिर 4 5 6 तीनों नंबर अलग हैं, 3 अलग अलग नंबर को अरेंज करने के कितने टोटल हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज ये दे देगा। अच्छा भाई 4 6 6 ये कितने दे देगा, ये भी 3 तरीके से आ सकता है, ये भी 3 तरीके से आ सकता है, ये 3 तरीके से आ सकता है और ये 1 तरीके से आ सकता है। यानी कि अगर 3 पासों को फेंका जाए और उनका सम जो है वो 15 या 15 से ज़्यादा हो, इसके लिए क्या हो सकता है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि 6 3 9 1 10, 3 13, 3 16, 16 3 19 और 1 20, यानी कि जो आपके पास एनी बनेगा ना वो बन जाएगा टोटल कितना, 20। और एन एस तो आप समझते ही हैं कि भाई 3 पासों को फेंका गया है तो 6 की पावर 3 जो है वो आपका टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे। तो एनी अपॉन एन एस यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एनी अपॉन एन एस यानी कि 20 अपॉन 216। इसको अब आप डिवाइड कर लीजिए, इसको अगर हम डिवाइड कर ले 4 से तो 4 5 20 और 4 5 20, 4 4 60, 5/54 इसका जो है क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदने प्रैक्टिस 0.5। देखिए एक जो अगर लक्ष्य भेजने की टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, तो टोटल 4 प्रयास उसने करे, तो पूछा जा रहा है कि कम से कम एक जो है भेद वो भेद दे, यानी कि 1 पर टारगेट लग जाए, कम से कम एक का मतलब कि 1 पर या 2 पर या 3 पर चारों टारगेट वो क्या कर दे, हिट कर दे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी कम से कम आ जाए या अधिक से अधिक आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो कम से कम एक, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक तो 1 माइनस कोई नहीं, 1 माइनस कोई भी नहीं, यानी कि पहला टारगेट भी मिस हो जाए, दूसरा भी मिस हो जाए, तीसरा भी मिस हो जाए और चौथा भी टारगेट क्या हो जाए, मिस हो जाए। देखिए 1/2 प्रोबेबिलिटी है किसकी, भेदने की, तो ना भेदने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, PA बार क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, डेट इज ये भी 1/2 आ जाएगा। तो कोई नहीं का मतलब कोई एक भी टारगेट वो नहीं भेद पाया, तो 1 माइनस 1/2 की पावर कितने शॉट थे, 4, तो ये हो जाएगा 15/16, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एक डिब्बे में 2 सफेद गेंदे हैं, ठीक, व्हाइट 2 बॉल्स व्हाइट हैं, 3 ब्लैक हैं और 4 रेड हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से 3 गेंद निकाली गई, कितनी देर निकाली गई, 3 गेंद निकाली गई। उसमें से पूछा गया कि कम से कम एक गेंद काली हो, कम से कम एक गेंद काली होने की क्या कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करना, कम से कम फिर से भी बात है कि कम से कम एक गेंद काली हो, कम से कम एक गेंद काली का मतलब अगर 3 गेंद निकाली जा रही तो एक काली हो जाए या दूसरी काली हो जाए या तीनों की तीनों क्या हो जाए, काली हो जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारे पास,
टोटल बॉल्स ये हो जाएंगे हमारे पास 4 3 7 2 9 बॉल्स हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। उनमें से 3 बॉल निकालने की टोटल संभावना तरीके कितने हो जाएंगे, उनमें से क्या करना है आपको, 3 बॉल निकालना है, ठीक है। तो अगर 3 बॉल निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ड्राइंग 3 बॉल्स, 9 में से 3 बॉल को निकालने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 9C3। अब कह रहा है कि इसमें जो 3 गेंदें आई हैं इनमें से कम एक काली, यानी कि एक काली हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं। तो क्या निकालने हम जा रहे हैं कि नो बॉल इज ब्लैक, कोई भी गेंद काली नहीं है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देखिए 4 3 7 2 9, 9 में से 3 काली हैं, यानी कि अगर हमको कोई भी काली नहीं चाहिए ना तो क्या करेंगे कि 4 इसमें से आ जाए या 2 इनमें से आ जाए, ठीक है, यानी कि 6 हो जाए, 6C3। अगर कोई भी गेंद काली ना हो, इसके कितने वेज हो सकते हैं कि आप 6 इन 4 और 2 6 इनमें से अगर निकलेगी तो कोई भी काली नहीं होगी। तो एट लीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, कम से कम एक काली हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल में से कोई काली वाली में से हटा देंगे कि 9C3 में से 6C3 हटा दें, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 64 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ वार 1 शिप आउट ऑफ 5 वाज संक ऑन एन एवरेज इन मेकिंग सर्टेन वॉयेज। देखिए क्या कहता है कि एक युद्ध में जो है 5 में से एक जहाज डूब जाता है, तो हमने क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संक, यानी कि डूबने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/5, इसको हमने क्यू का नाम दे दिया। फिर क्या था, अगर 1/5 जो है डूबने की है तो 1 - 1/5 यानी 4/5 क्या हो जाएगी, नहीं डूबने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर टोटल शिप 5 है और आपसे जो पूछा गया वो पूछा जाएगा कि इन 5 में से एग्जैक्टली 3 जो है वो क्या हो जाए, सही सलामत वापस आ जाए। तो देखिए 5 में से 3 क्या हो जाए, ना डूबें, डायरेक्ट आ जाए। तो एक आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि NCR और P की पावर R और Q की पावर N-R, इसके बेसिस पर R की वैल्यू हो गई 3, N हो गया 5, P और Q ये लिखे हुए हैं। तो इसको आप जब लिखेंगे तो हो जाएगा 5C3 और P की पावर यानी कि 4/5 की पावर R, R का मतलब 4/5 की पावर R का मतलब कितनी हो गई, 3, और Q की पावर है 1/5 की पावर 3 यानी कि 2 हो गया, ठीक। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 128/625, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि 3 जहाज एग्जैक्टली वापस आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 128/625। कहता है कि एक 52 ताश के पत्ते में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है कि 52 में से एक पत्ता निकाला गया, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 कार्ड, एक कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सॉरी अगर हम लोग इसको कहें कि प्रोबेबिलिटी ना कहें, वेज 52 ताश में से एक पत्ता निकालने के क्या वेज, कितने तरीके हो सकते हैं, हो जाएगा ये आपके पास 52C1, 52C1 क्या है ये, कि एक पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बात करिएगा कि एक आमला डेट इट इज आइदर अ स्पेड और एन एस, कहा जा रहा है कि एक जोड़े ने जो है शर्त लगाई कि ये क्या हो सकता है, या तो एक जो है स्पेड होगा यानी कि ये हुकुम का पत्ता होगा, या तो फिर क्या होगा कि ये इक्का होगा। देखिए कितने हैं, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि 13 के 4 सूट होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते जो होते हैं वो हुकुम के होते हैं, और टोटल 52 में इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 सूट होते हैं, हर सूट में एक इक्का होता है, ठीक है। तो देखिए स्पेड का मतलब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं 13, इन 13 में एक इक्का शामिल है, ठीक है। ये एक सूट है और इस सूट में एक इक्का जो है वो शामिल है, और टोटल एस कितने होते हैं, टोटल एस 4 होते हैं, 4 सूट होते हैं, टोटल एस 4 हो गए। अब ये टोटल इस एस में ना ये स्पेड वाला भी शामिल है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि स्पेड हो यानी कि हुकुम हो या तो इक्का हो, हुकुम या इक्का, स्पेड और एस, हुकुम या इक्का कितने हो जाएंगे, 13 हुकुम हो गए, और इक्के कितने बचे, 13, तो एक इक्का तो 13 में इंक्लूड होगी ना, इक्के बचे और 3 तो हो जाएगा ये 16, ठीक है।
तो स्पेड और एज की क्या है 16 पत्ते हो गए और टोटल हो गए 52 C1। तो भैया प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 16/52 यानी कि 4/13। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग। अगर हम लोग पूछें ऑड्स अगेंस्ट विनिंग, उसके जीतने की क्या संभावनाएं हैं, संभावनाएं विनिंग ऑड अगेंस्ट तो हो जाएगा PA/PA, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑड्स अगेन और एक होता है इवन अगेंस्ट विनिंग। ठीक है, तो PA/PB, अगर PA इतना है तो PA कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा 9/13। तो PA/PA को अगर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे ना तो हो जाएगा 9/4। यही इसके क्या हो गई 9:4 इसकी ऑड्स अगेंस्ट विनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 है जिसमें आपको क्या पूछा गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज फॉर ए गिवन सेट ऑफ 100 कपल्स वाज नोटेड टू बी 0.7। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसमें कि 100 जोड़े हैं और उसमें हस्बैंड और वाइफ का जब उनका शादी हुई, जब उनकी विवाह हुआ तो उस समय उनके क्या था कि जो सहसंबंध गुणांक था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो था वो 0.7 था। ठीक है, फिर कहा गया कि मान लीजिए सभी जोड़ अपनी विवाहित रजत मनाने तक जीवित रहते हैं। कह दिया कि 25 साल तक सारे जोड़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नहीं खत्म हुआ, सब के सब जीवित रहे। तो उस समय के उस पड़ाव पर सहसंबंध गुणांक क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा। देखिए जब इसमें क्या करते हैं ना कि जब टाइम बीतता है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में जो उनका कोएफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, वो अनचेंज रहता है। यानी कि जैसा शादी के समय था वैसा ही 25 साल बाद उनकी रजत सिल्वर जुबली के टाइम पे अभी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो 0.7 था। इस समय 25 साल के बाद भी कितना हो जाएगा 0.7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक 0.6 है, यानी कि हड़ताल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, इसको हमने ए से डिनोट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि जो काम दिया गया है उसको कंप्लीट टाइम पर, समय पर खत्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने बी से डिनोट कर दिया है। फिर कहा गया है कि काम खत्म हो जाए जब कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई। देखिए कोई स्ट्राइक नहीं हुई यानी कि जब मुझे पता है कि हाँ स्ट्राइक नहीं हुई और काम जो है वो टाइम पर खत्म हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.85 है। और स्ट्राइक हो यानी कि स्ट्राइक हो और तब काम के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमको ये कंडीशन पहले दे दी गई कि स्ट्राइक हो तो कितना क्या प्रोबेबिलिटी और स्ट्राइक ना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी, हमको पहले से पता है। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि काम समय पर खत्म न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपसे PB बार की जो है क्या है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको हमने ए से, इस इवेंट को ए से डिनोट किया, इस इवेंट को बी से डिनोट किया। चलिए अब बात करते हैं इसकी कि PB/A बार, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है PB इंटरसेक्शन A बार अपॉन में PA बार। ठीक, PB/A का मतलब PB इंटरसेक्शन A बार अपॉन PA बार। अच्छा, अगर PA हमारे पास कितना है, PA हमको दे रखा है 0.6, तो PA बार क्या हो जाएगा, अगर 1 में से इसको हम लोग घटा दें तो PA बार की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस किया का 0.6 दैट इज 0.4। ये आपको PA बार पता चल गया। यहाँ से PB/A बार की वैल्यू कितनी दी गई है 0.85 इज इक्वल टू PB इंटरसेक्शन A बार और अपॉन में 0.4। यहाँ से आपको PB इंटरसेक्शन A बार की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी भैया 0.4 इंटू 0.85। ठीक, हाँ तो हम लोग PB इंटरसेक्शन A बार की वैल्यू क्या है ये 0.4 इंटू 0.85, इसको हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको हमने इसको यहीं पर रोक दिया है, इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए दूसरे वाले पर, इस पर PB/A आपसे कहा गया है कि PB/A की जो वैल्यू है वो है 0.35। PB/A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.35। ठीक है, तो यहाँ से आपको PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल जाएगी। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA का मतलब 0.6 तो हो जाएगा 0.6 इंटू 0.35। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, अब आप उस पर ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो टाइम पर, बी अगर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है टाइम पर, तो पी बी बार क्या हो जाएगी, ना कंप्लीट होने, यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमको चाहिए पी बी बार की वैल्यू, क्या चाहिए, पी बी बार की वैल्यू। चलिए ठीक, अब देखिए ये जो आपने निकाला है P, अच्छा इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा लें, चलिए अच्छा पी बी इंटरसेक्शन ए बार, इसके भी अभी हम लोग ने वैल्यू देखी है, इसकी वैल्यू होती है पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग निकाल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, पी बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए बार और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी बी इंटरसेक्शन ए बार की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 0.85, 0.4 इंटू 0.85 और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी, 0.6 इंटू 0.35, 0.6 इंटू 0.35, तो 4 5 द 20 के 0 कैरी द 2, 8 4 32 और 34 और प्लस 6 5 30 के 0 कैरी गया 3, 6 18 21। तो अगर इनको हम लोग ऐड कर ले तो 0 4 1 5 और ये हो गया 5, 0.55, ये आपको मिल गया पी बी। लेकिन आपको चाहिए पी बी बार, ठीक, टाइम पर कंप्लीट ना हो तो हो जाएगा 1 माइनस 0.55 दैट इज 0.45, यही पी बी बार की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 86 में आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, सब्जेक्ट दिए गए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उन सब्जेक्ट पर मीन दिया गया है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। आपसे जो पूछा गया है वो है आपको हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स बतानी है, यानी किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है वो बताना है, और इसी से रिलेटेड 87 है आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स बताना है, यानी कि दो चीज़ें पूछी गई हैं और दोनों इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, यानी कि आपको पहले क्या निकालना है कि सारे सब्जेक्ट का कोएफिशिएंट वेरिएशन निकाल लीजिए, उस पर बेस्ड आप जिसमें हाईएस्ट हो जाएगी वो पता चल जाएगा और मैथ्स का क्या है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैथ्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन मैथ्स। मैथ्स की बात करें अगर हम लोग तो सिग्मा बाई एक्स इंटू 100, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 15/40 इंटू 100, ठीक है। कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा 150/4 और 4 3 12 और 34 7 जा और 24 5 जा, ठीक, 37.5% हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के लिए हो जाएगा 12/28 इंटू 100, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, 12 ने क्या कर लिया कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके क्या निकाल लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबके निकाल लिया। अब पूछा जा रहा है कि इसमें हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट देखिए किसका है, हाईएस्ट किसका, बायो का है। तो हाईएस्ट वेरिएशन किसके में है, बायो में है, यानी कि इसका बायो सही हो जाएगा 86 में। और 87 में आपसे पूछा गया है कि मैथ्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन मैथ्स में हो जाएगा 37.5%, ये आपका मैथ्स के लिए आ जाएगा। तो 86 में बायो हो जाएगा, 87 में 37.5% हो जाएगा। 88 है वो आप में 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है स्टैटिस्टिक्स का है, देखिए क्लास दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक। हमने लगे हाथ क्या निकाल लिया कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, यानी कि जो है इसकी बारंबारता हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें आपसे मीडियन पूछा गया है, ठीक है, मीडियन पूछा गया है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या कर लें कि हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, ठीक। तो सिग्मा एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। सिग्मा एफ कितना आ गया 20। अब 20 क्या है, 20 आपका सम है, 20 क्या है, 20 एक सम संख्या इवन है। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला क्या होता था, n/2, यानी कि जो m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n/2th टर्म। अब n की वैल्यू है 20 तो हो जाएगा 10th। अब 10th देखिए किस में लाई करेगा, 10th किस में लाई करेगा, 10th देखिए इसमें लाई करेगा, ये वाले में, इसी में आ जाएगा भाई। 7 तक यहाँ है, 13 तक यहाँ, यानी कि 10 क्या हुआ इसके बीच में आ गया। अब इसी को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है कि जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपॉन का F इंटू में M माइनस C। ये क्या हो जाएगा, ये इसका मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा L1 L2 क्या होगा, यही जो आपने ब्लॉक है इसी का, ये क्लास का L1 होगा, ये L2 हो गया। तो L1 की जगह हो जाएगा 30,
L2 माइनस L1 40 माइनस 30 यानी कि 10 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यानी कि 6 हो गई, और m की वैल्यू क्या हो गई यानी कि 10 हो गई, और c क्या हो जाएगा, c जो होगा इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 7 हो गई। ठीक है, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 30 और प्लस 10/6 और इंटू में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 जा और 3 1 जा और 2 5 जा, यानी कि 30 + 5 35। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपको मीडियन मिल गया। ठीक है, तो इसमें जो 88 था उसमें मीडियन पूछा गया, तो मीडियन की वैल्यू इतनी आ जाएगी 35। आपसे पूछा गया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन बताया ना मीडियन के सापेक्ष। तो देखिए हमने सबसे पहले काम क्या कर लिया कि ये तो बना हुआ था ही हमारे पास, अब हमने क्या कर लिया कि जो क्लास दिया गया था ना उसके हमने x निकाल लिया। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए, तो 10/2 5। अब सब में 10 जोड़ते जाइए क्योंकि 10 का ही डिफरेंस है, तो 5 15 25 35 45 और 55। ठीक है, फिर इसके बाद x माइनस m इंटू डी निकालने जा रहे हैं। x माइनस m आपके पास ये है, x ये है, और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर माइनस का आएगा तो मॉड लगा, यानी कि उसको भी आपको क्या बना लेना है, प्लस बना लेना है। ठीक है, सम किया हमने, सबको क्या कर लिया, जो x था उसमें से मीन को घटाया है, और अगर माइनस का साइन है तो उसके लिए मॉड लगा रखा है, तो d की वैल्यू 30 20 10 0 10 20 आ गई। फिर अगला काम किया कि f इंटू डी निकालना है, यानी कि जो अब आपने d निकाला है ना उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करा करके एक अलग कॉलम बना दिए। तो देखिए सबको हमने 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा के बना लिया, और इसका हमने क्या निकाल लिया, समेशन निकाल लिया। अब आपसे जो पूछा गया था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा f इंटू डी और अपॉन में सिग्मा का f। तो सिग्मा f इंटू डी की वैल्यू आई है 210, और सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10.5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मीन डेविएशन का अबाउट मीन। देखिए जब पूछा गया था आपसे मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, क्लास और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी, हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, इसका मिड पॉइंट 0 10 का 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और 55, ये कर लिया। अब f इंटू एक्स, क्योंकि हमको अब अबाउट मीन निकालना है तो पहले हमको मीन की जरूरत पड़ेगी, तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f होता है। तो f इंटू एक्स निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को, और हमने x को क्या करा लिया, आपस में टर्म को हमने मल्टीप्लाई करा लिया। फिर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन f करके x बार की वैल्यू निकाली, x बार क्या होगा, ये आपके पास मीन आ गया। अब मीन अबाउट मीन निकाला तो x माइनस एक्स बार चाहिए, तो x हमारे पास मौजूद है, x बार 34.5 है, सबको सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने मॉड लगा लिया। ठीक, फिर अगला स्टेप f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि जो x माइनस एक्स बार आया उसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराइए, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराते हुए हमने इसको बना लिया। फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, इसका सिग्मा निकाल लिया। अब आपके पास फिर वही फार्मूला कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसका फार्मूला हो जाता है सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा f इंटू डी की वैल्यू आई है 213, और सिग्मा f की वैल्यू थी कितनी 20, तो हो जाएगा कितना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 0 2 6 जा 12 10.65, यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। जो है कहता है कि एक आपके पास पैराबोला है x² = √3y, उस पैराबोला को अगर हमने ड्रॉ करें तो x² = √3y है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा, जिसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। अब इसके बाद इसमें कहा गया कि एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें ड्रॉ किया गया है, जिसका जो एक वर्टेक्स है ना वो आपके पैराबोला के वर्टेक्स पर यानी 0 0 पर है। अब आपने बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। कहा जा रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो p है, साइड कितनी है, स्मॉल p है, इसकी हमने साइड ड्रॉ कर दी। अब साइड p है तो सारी साइड p हो जाएंगी। तो आपसे जो है पूछा जा रहा है कि, और कहा जा रहा है कि इसका जो लेटेस्ट रेक्टम नाभिलंब है ना वो q दिया गया, यानी इसका जो लेटेस्ट रेक्टम दिया गया है, नाभिलंब की लंबाई जो दी गई है वो q दी गई है। आपसे फिर रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे एंगल कितने बनेंगे, सारे के सारे एंगल जो बनेंगे वो 60 डिग्री के बनेंगे। अब अगर सब 60 डिग्री के हैं तो इक्विलेटरल है तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, इतना साइड है 30 डिग्री का बना। अब अगर ये 30 है तो हम लोग इसके क्या निकालना है, देखिए इसके घटक ले लेते हैं ना, इसके घटक ले लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको इधर नीचे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इस पॉइंट पर p sin 30, और अगर हम लोग इसी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p cos 30। अब अगर ये p sin 30 या p cos 30, तो जो a पॉइंट है, तो देखिए ये जो a पॉइंट होगा ना इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, p sin 30, p cos 30।
बस सारी चीज़ इसी में छुपी हुई थी। अब ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट जो है वो हमारे पैराबोला पर स्थित है, यानी कि जो ए पॉइंट होगा वो पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3y। अब अगर हम लोग ए पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दें तो x की जगह हो जाएगा p sin 30 का स्क्वायर, p sin 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और लेटेस्ट रेक्टम दिया गया था q, यानी कि देखिए ये जो √3 है ना, ये q का काम करेगा क्योंकि ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक। और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह हो जाएगा p cos 30। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। p स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा है तो 1/4 हो जाएगा, और q इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक। 1 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 इंटू में q। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आपको जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं ABCD, इसको हमने एक जो है क्वाड्रिलेटरल पर, एक चतुर्भुज पर बना दिया। अब पूछा जा रहा है कि ये बिंदु क्या आयत के बिंदु हैं, शीर्ष हैं, ठीक है। अगर आप आयत की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी आयत के लिए क्या कंडीशन बनती है रेक्टेंगल के लिए, कि आमने सामने की जो साइड्स होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम लोग AB को निकालें, यानी कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें लगाएं, इसमें लगाएं तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसमें और इसमें लगाएंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे। और 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। जब आप इसमें और इसमें जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तो देखेंगे जो AB है वो CD के बराबर आ गया है, जो BC है वो AD के बराबर आ गया। यानी कि ये पहला पॉइंट सही है कि ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, एक जो है रेक्टेंगल को शो करते हैं। और अगला पॉइंट कहता है कि AC का मिड पॉइंट क्या BD के मिड पॉइंट का इक्वल है। चलिए देख लेते हैं कि AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, 4 2 6 हो जाएगा 3, फिर y1 प्लस y2/2 यानी कि हो जाएगा 5, और z1 प्लस z2/2 यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमने AC का मिड पॉइंट निकाला, इसका निकाल लीजिए x1 प्लस x2/2, 8 में 2 हो गया बच्चा 6, 6/2 3 आ जाएगा, y1 प्लस y2 14 माइनस 4 यानी कि 10, 10/2 यानी 5 आ जाएगा, और 12 माइनस 2 यानी कि ये भी सही है। तो AC और BD दोनों के क्या मिड पॉइंट सेम है, यानी कि इसमें दोनों जो आपको दिए गए थे वो दोनों के दोनों क्या सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 किया गया है, इसमें देखिए कि आपको एक स्फेयर गोले की क्या दी गई, इक्वेशन दी गई है, ये है इक्वेशन ऑफ स्फेयर। अब अगर हम लोग इसको देखें, इसमें सेंटर निकाल लें, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2g/2, यानी कि इसको अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको करेंगे तो 4। तो ये आपके पास एक स्फेयर हो गया जिसका सेंटर कितना आ गया, 2, 3, 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब पहली चीज़ पूछते हैं कि क्या ये गोला जो z को यानी कि z एक्सिस को स्पर्श करता है। अच्छा भाई देखो, अगर हम लोग इसको स्पर्श करा दें, मान लिया कि ये z एक्सिस है, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, इसकी रेडियस हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अच्छा इसके रेडियस निकाल लें, r का फॉर्मूला क्या बनेगा, √g² प्लस f² और प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस का 16, तो हो जाएगा ये 9 4 13 45 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 3√5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3√5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो z एक्स पर जो पॉइंट होंगे, जो अगर z एक्सिस को स्पर्श कर रहा होगा तो z पर जो पॉइंट होंगे उस पर x और y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, यानी कि इस पास जो होगा ना 0,0,4 टाइप का होगा, क्योंकि देखिए 4 इसका z एक्सिस का पॉइंट है, तो उसी के परपेंडिकुलर अगर हम लोग आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही मिलेगा, ठीक। और x पर जो z पर x और y हो जाएंगे उसके पॉइंट 0 हो जाएंगे, तो 0,0,4 टाइप का इसका होगा। अब अगर हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस निकालें 2 3 4 और 0 0 4, अगर इसके बीच की डिस्टेंस निकालें और क्या 3√5 के बराबर आती है, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 9, और z2 माइनस z1 यानी कि √13 आएगी, और ये 3√5 है, तो ये यानी कि अगर इसको हम लोग मैच करें तो ये z एक्सिस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि ये जो स्फीयर दिया गया था ये z एक्सिस को स्पर्श नहीं करता, यानी कि पहला पॉइंट तो गलत हो गया। फिर पूछ रहा कि क्या इसका जो सेंटर है वो एक प्लेन दिया गया है x प्लस वाई प्लस z माइनस 9 इज इक्वल टू 0 पर है, क्या इसका सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, चेक करते हैं। x की जगह अगर 2 रख दें, y की जगह 3 रख दें, z की जगह 4 रख दें, तो 4 से 7 2 9 यानी कि 0, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये जो सेंटर है ये आपका ये दिए गए प्लेन पर स्थित है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इसमें से केवल और केवल सेकेंड वाला जो टर्म है वो सही है, z एक्स को स्पर्श ये नहीं करता है।
94 है। 94 की बात कर लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि एक समतल है, वो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस पर 2 to 1 का अंतखंड बनाता है। यानी कि अगर आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है और इस पर एक समतल क्या है, एक प्लेन है, वो उस पर क्या कर इंटरसेप्ट बना रहा है, ये x पर 2, y पर 2 और इस पर भी 2। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी भैया, x अपॉन a और प्लस y अपॉन b और प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। a b c की वैल्यू होगी 2, 2 और 1, तो इसको आप रख दीजिए, तो जाएगा x अपॉन 2 और प्लस y अपॉन 2 और प्लस z अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस का y और प्लस का 2z माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इसके क्या किससे मतलब है, डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है। देखिए अब अगर हम लोग इसको ना ax और प्लस का by और प्लस का cz और प्लस d बराबर 0 से कंपेयर कराएं, तो कंपेयर कराने पर क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 1 और c की वैल्यू मिल जाएगी 2। यानी कि ये इसके क्या हो गए, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब हमको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो होता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। इसके हिसाब से आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल जाएंगे, 1/√6, 1/√6 और 2/√6। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन 1/√6, 1/√6 और 2/√6 इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके अगले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो इसको जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। और उम्मीद करते हैं कि और भी इससे अच्छे क्वेश्चन, इससे अच्छे सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।